गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है मॉडर्न इंडिया। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी के विषय में विमर्श किया था, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, इन दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रही थी। हमने पिछले लेक्चर में यह भी चर्चा की थी कि इसके बहुत ज्यादा दूरगामी परिणाम हुए थे। सबसे पहला तो इस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन को एक औपनिवेशिक शासन की तरफ प्रारंभ करने के संकेत दे दिए थे। इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हुई थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अभी तक केवल एक व्यापारिक कंपनी थी, वो धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर या राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होना प्रारंभ हो गई थी। इसके अलावा बंगाल के जो नवाब थे, वो अब कठपुतली नवाब के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वहां पर एक बहुत ही समृद्ध स्थान था 24 परगना, जिसकी जमींदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई। इन सारी चीजों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रतिष्ठा है, वो भारत में बहुत तेजी के साथ फैलने लगी। इसके अलावा शिफ्ट ऑफ पावर भी हुआ, यानी कि शक्ति अपना कंधा बदलने लगी। मुगल साम्राज्य, जो अभी तक सर्वशक्तिमान साम्राज्य था, वो धीरे धीरे पराभव की तरफ बढ़ने लगा। जो क्षेत्रीय पावर्स थी, जो नॉर्थ इंडिया में थी और साउथ इंडिया में थी, वो धीरे धीरे हावी होने लगी और प्रारंभ हो गया था मुगलों का पतन। इन सभी के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के बाद, जिससे उन्होंने वादा किया था मीर जाफर से, उसको उन्होंने नया नवाब घोषित किया और पूरे बंगाल को दिखाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव स्वयं मीर जाफर का हाथ पकड़कर उसे गद्दी तक लेकर आया था और उसको सल्यूट करते हुए उसे तीनों प्रांतों का नवाब घोषित किया था। तो इस तरीके से मीर जाफर नवाब बन गया बंगाल का। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। मीर जाफर की जहां तक बात है, वो एक बहुत ही कमजोर और अविवेकी नवाब था। ना तो उसमें प्रशासनिक कुशलता थी और ना वो राजनीतिक रूप से सक्षम था। इसके अलावा शाह आलम के विरुद्ध जो थोड़ा बहुत उसका संघर्ष हुआ, उसमें भी उसको बहुत नुकसान ही हुआ और जमींदारों ने राजस्व देना बहुत कम कर दिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आशाओं पर वो खरा नहीं उतर रहा था, क्योंकि ना तो वो राजस्व की वसूली कर रहा था, न ही ब्रिटेन को राजस्व मिल रहा था और धीरे धीरे उसके ऊपर कर्जा भी बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा उसने वहां के शक्तिशाली हिंदुओं को भी नाराज किया। इसमें एक नाम था, बहुत प्रमुख थे, राजा राम नारायण, जो डिप्टी गवर्नर थे बिहार के। इसके अलावा एक दीवान थे दुर्लभ राम, उसने उन दोनों को नाराज किया और फलस्वरूप वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो गए। तो एक तरह से मीर जाफर बहुत योग्य नवाब नहीं बना। उसी समय एक और परिवर्तन हुआ, हॉलवेल। हॉलवेल को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो एक ट्रेजेडी थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। यानी कि जब सिराजुद्दौला, जब बंगाल का नवाब था, उसने कलकत्ता को जीता और यूरोपियंस को एक छोटे से कक्ष में बंद कर दिया था। रात को गर्मी से और डिहाइड्रेशन से उसमें बहुत सारे यूरोपियंस मारे गए थे, लेकिन उसमें डलने वाला एक व्यक्ति हॉलवेल भी था, जो जिंदा निकल के आया था, जिसने इस ट्रेजेडी को प्रोपेगेंडा के रूप में सिराजुद्दौला के खिलाफ प्रयोग किया। हॉलवेल उसको पसंद नहीं करता था, मीर जाफर को। उसका मानना यह था कि राजस्व की कमी का मुख्य दोषी मीर जाफर है।
वो हॉलवेल टेम्परेरी अस्थायी रूप से गवर्नर था। इस बीच में गवर्नर बनकर मद्रास से एक और अंग्रेज आ गए जिनका नाम था वेंसीटार्ट। हॉलवेल ने वेंसीटार्ट को भी बताया कि भाई मीर जाफर किसी काम का नहीं है और हमें इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस बीच में मीर जाफर का जो पुत्र था मीरान, उसकी मृत्यु हो गई। तो अब ये सवाल भी उठने लगा कि मीर जाफर के बाद बंगाल के नवाब के रूप में और कौन बैठेगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब चारों तरफ अपनी दृष्टि घुमाई तो उनको मीर कासिम समझ में आया, जो मीर जाफर का दामाद था। हॉलवेल ने वेंसीटार्ट को समझाया और वेंसीटार्ट ने इससे मीर कासिम से एक संधि करी। वो संधि 27 सितंबर 1760 को हुई। उस संधि में वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये जो प्रदेश हैं, इनकी राजस्व की वसूली और पूरा अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में लेने का वादा किया जब मीर कासिम नवाब बन जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें उन्होंने कर रही थी। पहली चीज, जो उनका दक्षिण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुहिम चल रही थी, उसके लिए 5 लाख रुपए मीर कासिम ने देने का वादा किया था। उसके बाद सिलहट, जो व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था बंगाल में, उसका आधा व्यापार उसने कह दिया था कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। इसके अलावा एक ये भी बात हुई थी कि जो मीर कासिम के शत्रु हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शत्रु रहेंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो शत्रु हैं वो मीर कासिम के भी शत्रु रहेंगे। और एक और भी उन्होंने प्रॉमिस कराया था, वादा कराया था कि बंगाल का नवाब अपने यहां कोई भी किराएदार को नहीं बसाएगा, यानी कि जो व्यापार करने वाले आ रहे हैं उनको नहीं बसाएगा, और न ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र में किसी किराएदार को बसाएगा। तो इस तरीके का एक जो संधि है, गुप्त संधि, वो मीर कासिम से हो गई। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर से कहा कि भाई मीर कासिम नायब सूबेदार की तरह से सारा कुछ काम देखेंगे और आप नवाब बने रहेंगे। मीर जाफर को ये सारी चीजें पसंद नहीं आई और वो बंगाल में कलकत्ता चला गया और ब्रिटेन के संरक्षण में चला गया और उसने नवाबी छोड़ दी। इस तरीके से मीर कासिम नया बंगाल का नवाब बना। ठीक है। अब जब मीर कासिम बना तो उसने देखा कि कंपनी का बहुत सारा कर्ज एरियर के रूप में मीर जाफर छोड़ गया है। तो सबसे पहला काम उसने ये किया कि उसने जो एरियर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसका एक बहुत बड़ा भाग उनको वापस कर दिया। अब दूसरा बड़ा प्रश्न आया कि मीर जाफर राजस्व की वसूली नहीं कर पा रहा था। मीर कासिम चूंकि प्रशासनिक रूप से भी दृढ़ था तो उसने हार्श ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसने राजस्व की वसूली के लिए कठोरता करनी प्रारंभ कर दी। ठीक है। इसके अलावा उसने जो वहां के जमींदार थे उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए और उनको मजबूर किया कि वो राजस्व नवाब के कोष में जमा कराएं। इसके अलावा उसने कुछ नए कर भी लगाए थे। एक नया कर था खजरी जामा, वो भी मीर कासिम के द्वारा लगाया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि उनके राजस्व का जो वसूली चाहते थे वो हो रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को न केवल अपना साम्राज्य बढ़ाना था बल्कि इसी पैसे को वो बंबई में और मद्रास में, जो उस समय बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं थे, उनको भी भेजने के लिए उन्हें पैसा चाहिए था और मीर कासिम पैसा दे रहा था। फिर मीर कासिम ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। उसने
अपनी सेना को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। मीर जाफर के समय में जो सेना असंगठित हो गई थी उसे संगठित करने का काम मीर कासिम ने शुरू किया और उसने इसके लिए आर्मेनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट जनरल है जिसका नाम था गुरगीन खान, उसने गुरगीन खान को अपनी सेना की कमान सौंपी कि आप मेरी सेना को यूरोपियन मॉडल पर ट्रेंड करें। इसके अलावा उसने कुछ और व्यक्ति, कुछ और यूरोपियन जनरल्स जिनके नाम कुछ प्रमुख हैं, समरू, जेंटिल, मार्केट, अरातून, इनको भी अपनी सेना के साथ जोड़ा। असल में उस समय क्या ट्रेंड था कि कुछ ऐसे सेनापति होते थे जो अपने सशस्त्र सैनिक रखते थे, वो किसी राज्य या किसी देश से नहीं जुड़े होते थे और ये उनका रोजगार था। जब किसी भी शक्ति को लड़ाई की आवश्यकता पड़ती थी तो वो पैसे देकर उनको बुला लेते थे, वो उनकी तरफ से लड़ाई लड़ते थे क्योंकि वो युद्ध में पारंगत होते थे और जब वो जीत जाते थे तो उसके बाद वो अपने हिस्से का धन लेकर फिर कहीं चले जाते थे और अपने सेना को ट्रेन करते रहते थे। तो इस तरीके के से बहुत सारे जनरल्स के नाम आपको 18वीं शताब्दी में मिल जाएंगे। तो ये कुछ जनरल्स को मीर कासिम ने अपनी सेना से जोड़ा ताकि उसकी सेना मजबूत हो जाए। इसके बाद उसको महसूस हुआ कि उसकी जो राजधानी है मुर्शिदाबाद, वो थोड़ी पास है अंग्रेजों के और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से थोड़ी दूरी बनाना चाहता था। तो उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये जो स्थान है मुंगेर, यहां पर परिवर्तित कर दी और यहां पर उसने हथियारों का एक बहुत बड़ा कारखाना भी स्थापित किया। ये सारी बातें चलती रही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व मिल रहा था, वो अपना राजस्व ले रही थी और धीरे धीरे मीर कासिम अपने आप को या बंगाल को संगठित करने का प्रयास करता हुआ चला जा रहा था। लेकिन एक झगड़े की जड़ थी और वो जड़ ये थी कि जो ड्यूटीज हैं, जो कर हैं, वो नहीं दिए जाते थे। ब्रिटेन, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारतीय एजेंटों, जिनको गोमाश्त बोला जाता था, उनके थ्रू वसूली करती थी, लेकिन वो ड्यूटीज नहीं दे रहे थे। ब्रिटेन के जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अधिकारी थे, वो अपना व्यापार, निजी व्यापार कर रहे थे, लेकिन वो दस्तक या ट्रेड परमिट का हवाला देकर जो फर्रुख सियान ने 1717 में जारी किया था, उसके आधार पर टैक्स नहीं देते थे, कस्टम ड्यूटीज नहीं देते थे। तो इसका नुकसान मीर कासिम को उठाना पड़ता था क्योंकि उसके राजकोष में धन नहीं आ रहा था। इसके अलावा जो कमोडिटी के प्रोड्यूसर थे, जो उत्पाद करते थे चीजों का, वो भी बहुत परेशान थे क्योंकि उनसे कम दामों पर खरीदने के लिए ये गोमाश्त उन पे वायलेंट मेथड या हिंसात्मक कार्य भी किया करते थे। अब भारतीय व्यापारी धीरे धीरे इससे परेशान होने लगा। भाई कोई एक व्यापारी टमाटर लेके बैठा और उसे 10 रुपए किलो टमाटर बेचने हैं, दूसरा व्यापारी भी बैठा, यूरोपियन व्यापारी, वो भी 10 रुपए किलो टमाटर लेके बैठा, लेकिन उसको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है, इसलिए वो 8 रुपए में भी बेच सकता था। लेकिन जो भारतीय व्यापारी है वो 10 से नीचे बेचता तो उसको तो लाभ ही नहीं होना था। और भारतीय होने के नाते 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आप अपने आदमी से टमाटर खरीद सकते थे, लेकिन जीवन पर्यंत तो नहीं खरीद सकते थे। तो धीरे धीरे व्यापारी, जो भारतीय व्यापारी था, जो बंगाल का मूल व्यापारी था, वो परेशानी में आने लगा, उसका माल लुट जाने लगा, उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, वो परेशानी में रहा। तो मीर कासिम ने जब ये सारी स्थिति देखी तो उसने मार्च 1763 में 2 साल के लिए
सारे कस्टम ड्यूटीज हटा दी। भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तो दे ही नहीं रहे थे, देना तो केवल जो है बंगाल के व्यापारियों को पड़ रहा था, उनके लिए भी उसने ड्यूटी हटा दी। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक एट पार आ गए। जब वो एट पार आ गए तो इस बात से यूरोपियन जो तबका था उसमें परेशानी डेवलप हुई और लोगों ने मीर कासिम का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन यहां आप एक बात ध्यान रखना कि वेंसीटाट एज अ गवर्नर वो मीर कासिम का सपोर्ट करता था, लेकिन जो काउंसिल थी उसमें वेंसीटाट के भी शत्रु होते थे। तो मीर कासिम इस बात से थोड़ा सा आहत हुआ और अल्टीमेटली स्थिति इतनी बिगड़ी कि लड़ाई शुरू हो गई। सबसे पहले जो युद्ध मीर कासिम ने लड़ा वो कटवा पे लड़ा। ये कटवा में 9 जुलाई 1763 में युद्ध हुआ। यहां पर मीर कासिम पराजित हो गया। जब ये यहां से पराजित हो गया तो ये गिरिया पहुंच गया और गिरिया में 2 अगस्त 1763 को फिर इसकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज से लड़ाई हुई, जिसमें ये पराजित हो गया। इसको पराजित होने के बाद ये एक तीसरे स्थान पर आ गया जिसका नाम था उदुनाला। उदुनाला में 4 और 5 सितंबर को युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी मीर कासिम पराजित हो गया। तो 3 जगह पराजित होने के बाद मीर कासिम भागा मुंगेर के लिए और मुंगेर में भी जब उसको स्थान नहीं मिला तो वो पटना के लिए भागा और उसने रास्ते में जो दुर्लभ राम और राम नारायण ऐसे जो हिंदू वो थे शक्तिशाली लोग जिन्हें वो ये मानता था कि ये ब्रिटेन से मिले हुए हैं, उसने इन लोगों का वध कर दिया और वध करके ये पटना पे आ गया। जब पटना पे भी इसको कोई मदद नहीं मिली तो इसने कर्मनाशा नदी को पार किया और ये अवध के क्षेत्र में आ गया। उस समय अवध का नवाब शुजाउद्दौला है और ये वही शुजाउद्दौला है जिसने मराठों के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली के मित्र के रूप में कार्य किया और तब से शुजाउद्दौला का थोड़ा बल बढ़ा हुआ था। वो चाहता था कि बिहार और बंगाल के ऊपर उसका अधिकार हो जाए। अब मीर कासिम की मजबूरी ये थी कि वो वहां से तो पटना या मुंगेर से भगा दिया गया था, बंगाल से भगा दिया गया था, तो उस पर कोई और चारा नहीं था कि वो अवध में शुजाउद्दौला के साथ कोई ना कोई समझौता या समीकरण बनाए। उसी प्रकार जो दिल्ली का बादशाह है, मुगल बादशाह है शाह आलम, वो भी परेशानी में था। पटना उस पर जीता नहीं जा रहा था, धीरे धीरे सारा साम्राज्य मुगलों के हाथ से निकल रहा था, तो वो भी शुजाउद्दौला के पास आ गया। अब इन 3 लोगों ने, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम और बंगाल का नवाब मीर कासिम, इन तीनों ने ये तय किया कि वो इकट्ठा होकर और ब्रिटेन से लड़ते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करते हैं। तो शाह आलम से जो समझौता मीर कासिम ने किया उसमें पहला तो प्रमुख ये था कि हर महीने वो लड़ने के लिए शुजाउद्दौला को 11 लाख रुपए देगा। इसके अलावा उसने दूसरा वादा ये किया कि वो बिहार शुजाउद्दौला को दे देगा, अवध के नवाब को दे देगा। और उसने तीसरा वादा ये किया कि 3 करोड़ रुपए वो तब अवध के नवाब को देगा जब वो गद्दी पर उस बंगाल की पे बैठ जाएगा। हालांकि ये तीनों ही एक दूसरे से सशंकित थे। मीर कासिम जानता था कि शुजाउद्दौला की नजर बंगाल पे है, लेकिन वो मजबूर था। शुजाउद्दौला की नजर शाह आलम की दिल्ली की गद्दी पर भी थी, क्योंकि वो अहमद शाह अब्दाली का साथ देने के बाद अपने को बड़ा मजबूत घोषित महसूस कर रहा था। तो इस तरीके से एक क्लीक इन 3 लोगों ने बनाया। वो क्लीक है अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल एम्परर शाह आलम और बंगाल का नवाब मीर कासिम। और
एक चीज और हुई, जो युद्ध कर्मनाशा नदी इन्होंने पार की लड़ने के लिए, जो लड़ाई हुई वो बक्सर के मैदान पर हुई, लेकिन उससे पहले ही शुजाउद्दौला ने जो मीर कासिम है उसको बंदी बना लिया। लेकिन जब लड़ाई हुई तो मीर कासिम वहां से भाग गया और उसके बाद कई वर्षों तक वो इधर उधर भटकता रहा और उसकी मृत्यु हुई। मीर कासिम का मामला वहां समाप्त हो जाता है। बक्सर का युद्ध दो लोगों में लड़ा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ और दूसरी तरफ अवध का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम। तीसरी शक्ति है मीर कासिम, लेकिन मीर कासिम तो वहां है ही नहीं। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया। पहले कार्नाक ने किया, वो असफल रहे, फिर मुनरो आए और मुनरो ने इन दोनों को पराजित करके बक्सर का युद्ध जीत लिया। जहां तक इन तीन लोगों की सेनाओं का सवाल था, वो 40,000 से लेके 60,000 के बीच में सैनिक थे और कुल मिला के उनकी क्षमता, जो गैर सैनिक भी थे, वो लाख के ऊपर हो रही थी। बहुत लंबी चौड़ी सेना थी। लेकिन अंग्रेजों के जो एनरोल्ड हैं वो 7,072 इंग्लिश थे। इस युद्ध में करीब 2,000 लोग इसके मारे गए विरोधी पार्टी के, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 874 लोग या तो मारे गए या घायल हुए। और इस युद्ध बक्सर को जीतने के बाद इंग्लैंड या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल हो गई, उनके पैर भारत में जम गए और कॉलोनियल जो एक रास्ता है, औपनिवेशिक रास्ता है, वो खुल गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसका जानना आपको जरूरी है। वो ये है कि इस युद्ध के बाद एक संधि हुई है जिसको इलाहाबाद की संधि बोलते हैं। ये 1765 में हुई है। अच्छा, ये संधि हस्तलिखित है और जिसने इसको लिखा उस आदमी का नाम है इतिशाम उद्दीन। ये मुगलों का एक स्क्राइबर भी था, लिखने वाला, और एक कूटनीतिज्ञ भी था। उसने दोनों पक्षों को बैठाकर ये संधि लिखी है। अब इसमें ये जो इलाहाबाद की संधि है, ये एक संधि नहीं है, ये दो संधियां हैं। शाह आलम से अलग संधि हुई और नवाब शुजाउद्दौला से अलग संधि हुई। अब इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के साथ क्या संधि हुई। इन्होंने कहा, जो संधि में पहली शर्त थी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की राजस्व की वसूली का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है और बदले में मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। ये पहली शर्त थी। इसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद ये दोनों ले लिए गए और ये मुगल बादशाह को दे दिए गए ताकि वो इन स्थान पर अपना निवास कर पाए। इससे क्या हुआ कि मुगल बादशाह एक तरह से न केवल उसके प्रोटेक्शन में आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, बल्कि वो उनका एक तरह से पेंशनर बन गया कि सारे प्रांत के कलेक्शन के बदले में 26 लाख रुपए एनुअली उसे मिलेगा ताकि वो अपना खर्चा इलाहाबाद और कड़ा में रहते हुए उठा ले। उन्होंने अब नवाब से अलग संधि करी। अच्छा, इस बीच में वेंसीटाट चला गया था और रॉबर्ट क्लाइव आ गया था। रॉबर्ट क्लाइव बहुत बड़ा डिप्लोमेट था और ये संधि उसी के द्वारा की गई है। तो नवाब के साथ सबसे पहले उन्होंने किया कि भाई हमारा युद्ध में तुमने नुकसान किया है, तो युद्ध हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए आपको हमें देना पड़ेगा। यानी कि इन्होंने शुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए युद्ध हार जाने के रूप में लिए। ठीक, इसके अलावा इलाहाबाद और कड़ा ये दो प्रदेश ले लिए गए जो उन्होंने मुगल बादशाह को दे दिए। तीसरी चीज उन्होंने ये करी कि अवध में जितना भी वो था फ्री ट्रेडिंग, उसका अधिकार ले लिया कि बिना किसी कर
बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारी अवध में व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा एक शर्त वही थी कि अगर नवाब के ऊपर कोई अटैक करेगा तो ब्रिटिशर्स आएंगे, और अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे कोई अटैक करेगा तो ये नवाब जाएगा। लेकिन इस शर्त में यह था कि नवाब के ऊपर आक्रमण करेगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सैन्य मदद भेजेगी तो वो उसका पैसा लेगी, लेकिन नवाब अगर अपने सैनिक भेजेगा उसके बारे में कोई जिक्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं किया। यानी कि एक तरह से जो शुजाउद्दौला था अवध का नवाब, वो डिपेंडेंट हो गया, वो आश्रित हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे। अब एक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1765 की जो संधि हुई थी या उस संधि से जो द्वैध शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट स्थापित हुई थी उसके क्या क्या परिणाम हुए। उसके परिणाम एक तरह से दुष्परिणाम थे। सबसे पहली चीज, भारत का परिदृश्य राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से पूरी तरह से बदल गया। दूसरा, इसने ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के मार्ग को पूरी तरीके से प्रशस्त कर दिया। जिसके संकेत हमें प्लासी के युद्ध में मिल रहे थे वो काम पूरा हो गया। और तीसरी चीज हुई, बंगाल के लोगों के लिए यह बर्बादी बना, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए यह बहुत ज्यादा लाभदायक रहा। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल, राजनीतिक में ड्यूअल सिस्टम शुरू हुआ, द्वैध शासन शुरू हुआ, यानी कि शक्ति बिना किसी उत्तरदायित्व के। इसमें जो राजस्व की वसूली का अधिकार था वो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, यानी कि दीवानी सारी की सारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे जा रही है। और दूसरी चीज निजामत, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, वो सब नवाब को देखनी है। अब राजस्व तो चला गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो नवाब कैसे लॉ एंड ऑर्डर देखे? तो इसके लिए उसे ब्रिटिश सैन्य की भी मदद पड़ती थी और ब्रिटिश धन की भी मदद पड़ती थी। ना ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ धन मुहैया कराती थी और ना ही मौके पे वो सैन्य मदद देती थी। बस केवल राजस्व की वसूली का अधिकार उसके पास था। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राजनीतिक शक्ति के मामले में कंपनी का पूरा जो आकार है वो बदल गया। इसके बाद पॉलिटिकली जो मुगल साम्राज्य है वो डिक्लाइन करने लगा, उसका पराभव होना शुरू हो गया। मुगल बादशाह पेंशनर बन गया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आश्रित हो गया। तो क्षेत्रीय शक्तियां तो उसको कम नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन पूरी तरीके से नुकसान मुगल साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर के युद्ध में दे दिया। उसके बाद पॉलिटिकली अवध को बफर स्टेट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आप इस टर्म को समझ लें, बफर यानी कि दो बड़ी शक्तियों के बीच में एक तटस्थ राज्य। जैसे एक ही राज्य है, इसके एक तरफ दूसरा राज्य है और एक तरफ दूसरा राज्य है, और ये चाहे राज्य एक दूसरे के शत्रु हों, लेकिन ये बफर स्टेट रहती है। बफर स्टेट का मतलब ये हुआ कि दो शक्तिशाली राज्यों की सीमाएं एक साथ ना मिलें। इसकी सीमा भी अवध से मिल रही है और यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी है और नीचे की तरफ मराठे। वो बात अलग है, वो पानीपत के तीसरे युद्ध में हार गए पर मजबूती में कम नहीं है, तो उनकी भी सीमाएं इस पे मिलती हैं। आगे भी आपको एक मिलेगा। आपने अफगानिस्तान देखा, अफगानिस्तान के दूसरी तरफ रूस है और इस तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई तो सीधी ब्रिटेन गवर्नमेंट। अफगानिस्तान को
उस समय कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि इंग्लैंड जीत सकता था और क्या कहते हैं, रशिया वो भी इसको जीत सकता था। लेकिन अगर इनको जीत लिया जाता तो दोनों की सीमाएं मिल जाती और झगड़े के अंदेशे ज्यादा रहते। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो झगड़े किन देशों में होते हैं जिनकी सीमाएं मिली हैं? भारत पाकिस्तान में हो जाता है, भारत चीन के साथ टेंशन हो जाती है, भारत बांग्लादेश के साथ टेंशन हो जाती है। लेकिन भारत की जो है पेरू के साथ क्यों नहीं होती, या भारत की साउथ अफ्रीका के साथ क्यों नहीं झगड़े हो रहे? तो जहां सीमाएं मिलती हैं वहां झगड़े होते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या रॉबर्ट क्लाइव ने कितना बड़ा काम किया था। वो चाहता तो अवध की राजस्व की पूरी वसूली भी ले सकता था, लेकिन उसको मालूम था कि दक्षिण में मद्रास में भी उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी। तो वो ये चाहता था कि एक बफर स्टेट बनी रहे जिससे मेरी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की दूरी मराठाओं या बाकी दक्षिण की शक्तियों से अलग रहे। तो अवध जो है वो बफर स्टेट के रूप में कन्वर्ट किया गया। ये पॉलिटिकल चेंजेस हुए 1765 के युद्ध के बाद और संधि के बाद। उसके बाद इकोनॉमिक और सोशल भी दिक्कत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल जो सर्वाधिक समृद्ध प्रांत के रूप में जाना जाता था उससे पूरा राजस्व मिलने लगा। अब जो वहां से वो वसूली कर रहा था उससे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकती थी। दूसरी चीज क्या थी कि अभी तक जो सामान खरीदने के लिए उन्हें पैसा ब्रिटेन से मंगाना पड़ता था, तब वो सामान खरीदते थे, उसके बाद उसको ले जाके और वहां बेचते थे। लेकिन अब उन्हें एक भी पैसा ब्रिटेन से मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। और स्थिति यहां तक थी कि 3 साल तक चाइना को छोड़कर वो बिना एक भी पैसा दिए यहां के सारे गुड्स को खरीद सकते थे। और ये शुरुआत थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की। बाद में आप आगे चल के पढ़ेंगे, एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं दादा भाई नारोजी, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है। और वो किस तरीके से धन का दोहन होता था, निकासी होती थी, उसकी प्रारंभिक आपको अगर कोई छवि देखनी है तो यहां से बक्सर के युद्ध के बाद डुअल गवर्नमेंट में हम इसको देख सकते हैं। अच्छा, उस समय इन सारी परिस्थितियों में करप्शन का एनवायरनमेंट था, यानी कि सबसे ज्यादा जो फल फूल रही थी चीज वो भ्रष्टाचार फूल रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर थे वो दस्तक या ट्रेड परमिट के नाम पर भारतीय व्यापारियों को एक तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए थे। और राजस्व की वसूली ली जाती है तो 2 चीजों के लिए ली जाती है। एक कि कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं था। दूसरी चीज लोक कल्याणकारी कार्य हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं था। केवल वो राजस्व जितना वसूलना चाहे उतना वसूलते थे और उसके बाद वो अपने ही कामों में उनको खर्च करते थे। इससे धीरे धीरे कृषि पर प्रभाव पड़ा। जो किसान थे उनके ऊपर अधिक कर लगाए गए, उनसे बुरी तरीके से वसूलियां की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि धीरे धीरे डिके करने लगा, पराभव की ओर चला गया और किसान अपने खेतों को छोड़कर पलायन कर गए और भाग गए। इसके अलावा एक और इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा जिसके लिए बंगाल बहुत मशहूर था, और वो था व्यापार। जो स्वदेशी उद्योग थे बंगाल में वो लगभग नष्ट हो गए और इसका कारण था अनफेयर पॉलिसी। इसने जो अनफेयर पॉलिसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रही थी उससे जो स्थानीय उद्योगपति थे वो धीरे धीरे सर्वनाश की ओर बढ़ने लगे। इसके अलावा उस समय जो बंगाल का रेशम होता था या जो कपड़ा होता था वो बना हुआ कपड़ा
इंग्लैंड में और यूरोप में ज्यादा मांग थी बनस्पत यूरोप में बने कपड़ों की। तो उन्होंने क्या करा, उन बुनकरों को पकड़ना शुरू कर दिया, उन बुनकरों से उनकी ट्रेड सीक्रेट निकलवाने कि भाई तुम कैसे बुनते हो हमें समझाओ, और फिर फोर्स्ड लेबर यानी कि बिना पैसे के उनको अपने यहां काम पे लगाने का काम शुरू किया। बुनकर टूट गए। 1770 की रिपोर्ट में तो यहां तक भी है कि कुछ बुनकरों ने अपने अंगूठे इसलिए काट लिए ताकि वो अपने जो रोजगार की ट्रेड सीक्रेट हैं वो न दे पाए। तो इस तरीके की स्थिति हो गई। जब इतना सारा अत्याचार होता है तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करती है। 1770 में बंगाल में भयानक दुर्भिक्ष या अकाल आया, और इसके जो कारण प्राकृतिक थे वो तो थे ही, लेकिन दो कारण बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो इकोनॉमिक डिवास्टेशन, जिस तरीके से आर्थिक दोहन किया जा रहा था, और दूसरा जिस तरीके से कृषि को निग्लेक्ट किया जा रहा था। लाखों लोग इसमें मारे गए। लगभग 1/3 जो जनसंख्या है वो बंगाल की इसमें समाप्त हो गई थी। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने खाद्यान्न या अनाज की कालाबाजारी जारी रखी, चाहे लोग भूखे मर रहे हो, और जबरदस्ती टैक्स की वसूली उन्होंने प्रारंभ कर दी। जब ये सारी चीजें हुई तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स हो गया। प्रशासनिक रूप से जो बंगाल है वो पूरी तरीके से टूट गया, और द्वैध शासन ने, जिसमें पावर है रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसने भ्रष्टाचार और बर्बादी को इतना अधिक कर दिया कि सारी गड़बड़ हो गई। पहली चीज, लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट हो गया, कानून और व्यवस्था बिगड़ गई, व्यापार और वाणिज्य बाधित हो गया, भारतीय व्यापारी भीख मांगने के कगार पर आ गए, बहुत धनी जो उद्योग थे जैसे सिल्क और कपड़े वो बर्बाद हो गए, किसान और गरीब हो गया, अपने खेतों को छोड़ के पलायन कर गया, और कृषि अलाभकारी हो गई। अब कृषि करने का कोई लाभ नहीं था क्योंकि टैक्स ज्यादा देना पड़ता था और आय बिल्कुल ना के बराबर थी। तो इन सारी चीजों ने स्थिति खराब कर दी। अब किसको उत्तरदायित्व दें? नवाब कहता था कि भाई मेरे पास उत्तरदायित्व तभी तो होगा जब मेरे पास वसूली के लिए लोग होंगे या मेरे पास कुछ धन होगा, और ब्रिटेन कहता था कि नहीं भाई, लॉ एंड ऑर्डर तो तुम्हें करना है। तो इस द्वैध शासन ने पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में ये द्वैध शासन प्रणाली खत्म करी, और उसने बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को सीधे अपने राज्य में मिला लिया। यानी कि अभी तक एक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नकाब डाले हुए थी कि भाई शासन तो नवाबी कर रहा है, वो उसने पूरी तरीके से हटा दिया। उसने कहा कि जितना भी इन क्षेत्रों की वसूली है उसका राजस्व और सारा अधिकार ये ईस्ट इंडिया कंपनी लेती है, जिसके बदले में नवाब को 50 लाख रुपए मिलेंगे। नजमुद्दौला को 50 लाख रुपए उन्होंने दिए ये एनुअलीज के बदले में। लेकिन जब उसके बाद अगला गवर्नर आया तो उसमें 18 लाख रुपए कम कर दिए। फिर अगला गवर्नर आया तो 12 लाख रुपए कम कर दिए, और फिर कलकत्ता ने एक डिसीजन दिया, ये मुबारकुद्दौला के नाम पर है, इसको अ मैन ऑफ स्ट्रॉ या फैंटम, ये एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम का नहीं है, ये बताया और नवाबशिप समाप्त कर दी। इस तरीके से बंगाल पूरा का पूरा प्रांत ब्रिटेन के सीधे राज में मिल गया। तो अब आप देख सकते हैं कि इस बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई और जो द्वैध शासन चला, उसने कितना नुकसान बंगाल के प्रांत को किया और कितना लाभ उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और वहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
जो अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत को उपनिवेश के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। इसको समझना, पढ़ना, किताबों से भी पढ़ना और इसको तैयार करना। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।